PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में जनहित याचिका। आप अक्सर सुनते होंगे कि जनता के, समाज के, गरीब और असहाय लोगों के मुद्दों पर लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में PIL दाखिल करते हैं, यानी जनहित याचिका दाखिल करते हैं। ज्यादातर मामलों में जनहित याचिका तीसरे पक्ष द्वारा दायर की जाती है, अन्य की भलाई के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। और इन याचिकाओं का उद्देश्य ज्यादातर यही होता है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को, गरीब को, असहाय को न्याय मिले। मगर अब नरेंद्र मोदी सत्ता को लग रहा है कि अदालतों में PIL जैसी व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 9 जजों की संविधान पीठ के सामने कहा कि अब टाइम आ गया है हुजूर कि PIL की व्यवस्था को बंद कर दिया जाए, यानी गरीब, कमजोर और असहाय लोगों की आवाज को अदालतों में पूरी तरह से समाप्त करने का आह्वान मोदी सत्ता ने कर दिया है। भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों को दबाने का एक नया जुगाड़ खोजने का प्रयास किया जा रहा है। और तो और मोदी शाह की इस डिमांड को सुनकर चीफ जस्टिस ने जो इशारा दिया है उसको भी समझना जरूरी है। समझना जरूरी यह भी है कि यही PIL तो मोदी सत्ता के लिए बहुत बड़ा वरदान भी है, कम से कम अमृत काल में। तो इसी के पीछे काहे पड़ गए हैं? आइए देखते हैं कि PIL यानी जनहित याचिका की शुरुआत कैसे हुई, इसका प्रयोग कैसे होता है, क्यों होता है, उद्देश्य क्या होता है और जनहित याचिका के माध्यम से कैसे भारत में बेहद महत्वपूर्ण और जनहितकारी आदेश अदालतों ने दिए, जिसका लाभ हम सबको मिल रहा है, हमको, आपको, आपके घर की महिलाओं को, देश के करोड़ों गरीबों को। जी हाँ, जनहित याचिकाओं के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए जो कि कानून के विद्यार्थियों को पढ़ाया और रटवाया जाता है। उन तमाम उदाहरणों को देखते हुए मोदी सत्ता से सवाल किया जाएगा कि कहां कहां देश की जनता के अधिकारों को लूटने का प्लान है, कहां कहां लोगों को खामोश कराना चाहते हो भाई। और इतना तामझाम करने से बेहतर तो यही है कि अरे एक दिन रात में 8 बजे आके फाइनल ऐलान काहे नहीं कर देते। हम जैसे भी तमाम लोग अपना लाइट कैमरा बेंच बाज के दूसरा काम शुरू कर देंगे, जिसमें न टेंशन हो, न रिस्क हो, न दुनिया भर की मगजमारी। बहरहाल ये मसला बड़ा गंभीर है, उन सब के लिए गंभीर है जो न्याय में विश्वास रखते हैं और सबके लिए न्याय में विश्वास रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बात तो यह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यह समझते हैं कि PIL का पूरा फार्मूला क्या है। दरअसल ये जनहित याचिका होती है, यानी अदालत के समक्ष ऐसी याचिका जो जनता के हित के लिए दायर की गई हो, जिसमें लोगों का हित छिपा हो, सार्वजनिक हित हो। यानी जरूरी नहीं कि मैं किसी समस्या से पीड़ित हूं तभी मैं अदालत जा सकता हूं, दूसरों की समस्याओं को लेकर, दूसरे के अधिकारों को लेकर भी अदालत में जा सकता हूं। यही है PIL और इसी व्यवस्था को PIL कहते हैं। इसकी शुरुआत 1970-80 के दशक में हुई और पूर्व जस्टिस PN भगवती तथा जस्टिस VR कृष्ण अय्यर ने अपने फैसलों के जरिए इसे काफी मजबूती दिया। उस वक्त अदालत ने कहा कि गरीब, मजदूर, कैदी जो खुद कोर्ट नहीं जा सकते उनके लिए कोई और भी जा सकता है। अब समझिए कि PIL की जरूरत क्यों पड़ी। पहले मसला यह होता था कि केवल वही व्यक्ति केस कर सकता है जिसका अधिकार सीधे प्रभावित हुआ, यानी अगर मेरे अधिकारों का हनन हुआ तभी केवल मैं अदालत जा सकता हूं। लेकिन आपको पता है भारत में गरीबों की आबादी करोड़ों की संख्या में, अशिक्षित लोगों की करोड़ों की संख्या में, जेल में लाखों लोग बंद जो कि कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते। ऐसे में PIL की व्यवस्था लाई गई ताकि सभी को न्याय मिल सके। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को फर्जी केस में गिरफ्तार करके सालों साल जेल में सड़ाया जा रहा हो, वो गरीब है, नासमझ है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसे अपने अधिकारों का पता नहीं है, मालूम भी है तो वो कुछ कर नहीं पा रहा। ऐसे में कोई तीसरा व्यक्ति उसके अधिकारों के लिए कोर्ट जा सकता है। जनहित याचिका कुछ विशेष मामलों के लिए ही दायर की जा सकती है, जैसे मानवाधिकार, जेल में कैद लोगों के अधिकार हों, महिलाओं बच्चों पर अत्याचार के मामले हों, जैसे पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण, जंगल कटाई, नदियों की सफाई जैसे भ्रष्टाचार के मामले, सरकारी घोटाले, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग या फिर सार्वजनिक रूप से लोगों के साथ धन की ठगी जैसे गरीबों के अधिकार, मजदूरों का शोषण, विस्थापन, तमाम तरीके के मामले यदि हो रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है और फिर अदालत मामले को सुनकर फैसला करती है। पहले उसको जांचा जाता है कि वो सुनने योग्य है कि नहीं, उसे एक्सेप्ट करें या नहीं। आप यूं समझिए कि PM केयर फंड में न जाने कितने हजार करोड़ रुपया आया गया, खाया पिया पचाया, डकार भी नहीं लगाया और पता नहीं चला। चुनावी चोरी से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक के बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। अगर PIL की व्यवस्था न होती तो शायद ये सारे मामले अदालतों तक पहुंच भी नहीं पाते, चर्चा भी नहीं हो पाती। हालांकि जाने का भी कोई मतलब निकला नहीं अमृतकाल में। यूं समझिए कि PM केयर फंड में अगर किसी ने 1000 रुपया डोनेट किया है तो क्या वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा?
कि हमको हिसाब दीजिए, लेकिन देश के वो लोग जो जागरूक हैं उन्होंने इसी पीआईएल के माध्यम से तमाम मुद्दों को अदालतों में घसीटा और अमृतकाल से पहले इन्हीं अदालतों से ऐतिहासिक फैसले भी आए। अब इतना सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, इसको खत्म करना तो बड़ा गलत हो जाएगा। अब इससे पहले कि हम ये देखें कि पीआईएल के माध्यम से देश में सुप्रीम कोर्ट ने कितने बड़े बड़े फैसले दिए हैं, जरा ये सुनिए कि मोदी सत्ता के वकील ने यानी केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ सबरीमाला मामले में सुनवाई कर रही है। इसी दौरान केंद्र सरकार के वकील ने कहा और बाकायदा लिखित रूप में कहा कि अब टाइम आ गया है जनहित याचिका को न केवल दोबारा परिभाषित करने का बल्कि इसे पूरी तरह से खत्म ही कर देने का। एक वक्त था जब देश की बड़ी आबादी गरीब थी, निरक्षर थी, बहुत सारे लोग विकलांगता के शिकार थे, जेलों में थे, बहुतों का सामाजिक बहिष्कार हुआ था और इन लोगों के पास कानूनी सहायता की पहुंच नहीं थी, अदालतों तक पहुंच नहीं सकते थे। उस टाइम पर पीआईएल ठीक था, यानी जनहित याचिका की जरूरत थी, लेकिन अब इसकी उतनी जरूरत नहीं है। इनका कहना है कि हालांकि अभी भी ये सारी समस्याएं दूर नहीं हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि गरीबी, निरक्षरता, विकलांगता और हिरासत समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब लोगों के पास न्याय तक पहुंचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। इसलिए पीआईएल जैसी व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए। केंद्र के वकील ने तर्क दिया कि जो जनहित याचिकाएं दायर की जा रही हैं वो कहीं से प्रेरित हैं और पर्दे के पीछे से कोई इन्हें रच रहा है। ऐसी याचिकाओं पर विचार क्यों किया जाना चाहिए? केंद्र के वकील का कहना है कि आज न्यायिक प्रणाली कहीं और अधिक पारदर्शी और सुलभ हो गई है। खबरदार, ये बात सुनकर कोई हंसेगा नहीं, और हंसना होगा तो अपने रिस्क पर हंसिएगा। आनी पानी दोस्त अब बुढ़िया भरोस। केंद्र सरकार के वकील ने कहा है कि आज की न्यायिक प्रणाली कहीं अधिक पारदर्शी और सुलभ हो गई है। ई फाइलिंग के माध्यम से एक लेटर भी न्यायालय तक पहुंच सकता है। अगर किसी भी वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए किसी दूसरे के माध्यम से प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई अब इतना कमजोर और असहाय नहीं है कि उसे किसी की मदद की जरूरत पड़े, सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। मोदी सत्ता के वकील कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण मौजूद है, जिलों में भी विधि सेवा प्राधिकरण मौजूद है, लोग वहां संपर्क कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मुझे सलाह दीजिए और मेरी ओर से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर करिए। यानी केंद्र के वकील का कहना है कि जनहित याचिका वाला मामला खत्म कर दीजिए ताकि लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न जाएं, जिलों में जो विधि सेवा प्राधिकरण बना है वहां जाएं, वहीं से सब अपना काम करें। अब जरा कुछ उदाहरण ले लीजिए जब इसी पीआईएल के माध्यम से देश को बहुत कुछ हासिल हुआ। पहला मामला है हुसैना आरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। जेल के भीतर जो अंडर ट्रायल कैदी थे उनका मामला पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीडी ट्रायल यानी तेजी से मुकदमा चलना लोगों का मौलिक अधिकार है। इसका असर यह हुआ कि हजारों गरीब कैदी जेल से रिहा हुए और भारत में आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार का विस्तार हुआ। यहां अदालत ने साफ साफ कहा कि तुरंत सुनवाई एक मौलिक अधिकार है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्याय संगत होनी चाहिए, साथ ही साथ निःशुल्क कानूनी सहायता भी अनिवार्य है। विचाराधीन कैदियों को उनके कथित अपराध के लिए अधिकतम सजा की अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यानी किसी व्यक्ति के ऊपर जो करने का आरोप लगा है उस आरोप के सिद्ध होने पर जितने वर्ष की सजा है उससे ज्यादा आप विचाराधीन कैदी के रूप में उसे जेल में नहीं रख सकते। सोचिए ये कितना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और ये फैसला कहां से निकलता है? पीआईएल के माध्यम से। अगर पीआईएल न होता तो शायद देश के हजारों लाखों कैदी जेलों में सड़ रहे होते। दूसरा मामला याद करिए, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का। यहां पासपोर्ट की जब्ती को चुनौती दी गई थी और अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कानून फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। इस फैसले ने एक बार फिर से आर्टिकल 21 को बहुत ही व्यापक बना दिया। बाद में लगभग सभी पीआईएल इसी आधार पर चले। आप में से जो लोग कानून के विद्यार्थी हैं या फिर पढ़कर निकल चुके हैं तो याद करिए, ये सारे फैसले बार बार रट्टा मारने पड़ते हैं। इनकी महत्ता इतनी ज्यादा है कि इन फैसलों को लिखे बिना, पढ़े बिना, याद किए बिना कानून की एक को परीक्षा पास नहीं होती। अगला मामला है विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। मुद्दा था कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी किया और उसका असर यह हुआ कि बाद में साल 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने पास कानून बनाया जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम रहा। यह मामला 1997 का है। याद करिए, एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस। मुद्दा था पर्यावरण प्रदूषण, गंगा से लेकर ताजमहल, दिल्ली प्रदूषण, सब कुछ। फैसला आया, बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हुए, सीएनजी लागू हुआ, प्रदूषण नियंत्रण के आदेश आए। भारत में एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस की नई पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल लागू हुआ, यानी जो प्रदूषण फैलाए वो भरपाई करे। ऐसी व्यवस्था बनी, वो भी पीआईएल के कारण। एक और केस था ओल्गा टेलिस वर्सेज मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। मुद्दा था फुटपाथ पर रहने वालों को हटाना। फैसले में आया राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 का हिस्सा है।
यानी गरीबों के जीवन और रोजगार को भी कानूनी सुरक्षा मिली। महाराष्ट्र की सरकार गरीबों को और स्लम एरिया में रहने वालों को सड़कों से किनारों से हटाने का प्लान कर रही थी। तभी पत्रकार ओल्गा टेलिस और अन्य सामाजिक संस्थाओं ने एक्शन लिया और अदालत पहुंचे। अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया। एक केस है DK बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मुद्दा था पुलिस कस्टडी में अत्याचार। इसके बाद न्यायालय ने गिरफ्तारी के सख्त गाइडलाइन जारी किया। पुलिस की मनमानी पर रोक लगी। मानवाधिकार संरक्षण को मजबूती मिली। गिरफ्तारी और कस्टडी के नियम तय किए गए। एक और केस है PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ स्टेट। मसला था राइट टू फूड यानी भूख और कुपोषण का केस, और सुप्रीम कोर्ट ने मिड डे मील और राशन जैसी योजना को लागू करने का आदेश दिया। और याद करिए, इन्हीं सब की देन है कि साल 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया, जिसके कारण आज देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। यानी जिन PILs के कारण फूड सिक्योरिटी जैसी व्यवस्था बनी, जिसके तहत राशन बांटकर लोग आज छाती फुलाकर घूमते हैं, चुनावी भाषणों में बार बार याद दिलाते हैं, एहसान लाते हैं कि 85 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, वही छाती फुलाने वाले PIL को खत्म करना चाहते हैं। अगला मामला याद करिए, प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। मुद्दा था पुलिस सुधार का। फैसला आया कि पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करने की जरूरत है। पुलिस सुधार पर राष्ट्रीय बहस शुरू हुई। बाकी पुलिस कितनी सुधरी है ऐसे आदेशों के बाद भी आप तो जानते ही हैं। वैसे इंतजार करिए, मध्य प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग के दौरान जवानों के दिन की शुरुआत हिंदू धर्म के स्तोत्र गाकर करवाई जा रही है। हो सकता है इसी से नैतिकता आ जाए। जी हाँ, मध्य प्रदेश की पुलिस हिंदुत्व के एजेंडे को एक नए लेवल पर लेकर जा रही है। नहीं देखे हैं तो ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत जोरदार मामला है। एक और केस को याद करिए, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। मुद्दा था बंधुआ मजदूरी। अदालत ने फैसला दिया कि बंधुआ मजदूरी को खत्म किया जाए, मजदूरों के अधिकारों को मजबूती मिले। पुराने जमाने के लालाओं को याद करिए, कहा जाता था कि आप खाली एक बार गलती से किसी लाला से उधार ले तो लीजिए, फिर उस उधार की भरपाई आपकी आने वाली कई पीढ़ियां करेंगी, वो भी बंधुआ मजदूरी करके। PIL के माध्यम से देश के गरीबों को, मजदूरों को ऐतिहासिक राहत मिली। मगर अब मोदी सत्ता नहीं चाहती कि इस तरह की राहत किसी भी माध्यम से मिलती रहे, PIL के माध्यम से मिलती रहे। एक और मामला सुन लीजिए, सुभाष कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। मुद्दा था प्रदूषण का, स्वच्छ पानी और साफ हवा का। अधिकार चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साफ पानी और साफ हवा मिले, ये लोगों का जीवन का अधिकार है। बाकी कितना मिल रहा है आपको पता ही है। पर्यावरण को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया। अब ये मत कहिएगा कि मध्य प्रदेश में कितने सारे लोग गंदा पानी पी के मर गए, ये सब अमृत इफेक्ट है। अब जरा याद करिए, अभी अभी जितने फैसले मैंने आपको सुनाए, क्या उनमें से कोई भी ऐसा फैसला है जो आपके लिए जरूरी नहीं है? और ये सब जनहित याचिकाओं के माध्यम से ही अदालतों से मिले हैं। इसके बारे में अब केंद्र सरकार चाहती है कि व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। हर आदमी अब अदालतों तक आसानी से पहुंच चुका है, अब बहुत दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार के वकील की इन बातों को सुनने के बाद, यानी PIL की व्यवस्था को खत्म करने के तर्कों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सहमति जताई, लेकिन कहा कि आज की तारीख में जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने में अदालतें बहुत सतर्क हो गई हैं, खासकर जब लोग विभिन्न प्रकार के एजेंडे के साथ आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने याचिकाओं की जांच के लिए मापदंड तय किए हैं। हर दिन असली कारण की जांच की जाती है। नोटिस तभी जारी किए जाते हैं जब उसमें कोई ठोस आधार हो। केंद्र सरकार का तर्क है कि PIL का दुरुपयोग हो रहा है, फर्जी PIL दाखिल हो रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए और राजनीतिक मकसद के लिए याचिकाएं हो रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने PIL खत्म करने की बात अभी पूरी तरह से स्वीकारा नहीं है, बल्कि सरकार से जवाब मांगा। चीफ जस्टिस ने यह स्वीकारा कि PIL का मिसयूज हो रहा है, लेकिन इसकी जांच की जानी चाहिए, पूरी व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता। यानी फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने PIL को खत्म करने पर हामी नहीं भरा है, सुधार को लेकर बातें कर रहे हैं। अब ये सुधार किस तरीके से होगा, किस लेवल पर होगा और सुधार के नाम पर क्या क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग बताइए, क्या दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था है जिसका दुरुपयोग ना हो रहा हो? इसी देश की सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत जाने माने चीफ जस्टिस हुए, अभी हाल में रिटायर हुए, पद पर बैठे हुए थे और अपने अधिकारी से फोन करवा के VIP नंबर का जुगाड़ लगवा रहे थे, अपनी गाड़ी का नंबर चाह रहे थे, वो भी VIP वाला। प्रधानमंत्री के परम मित्र जब सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण से मिलते हैं तो कहते हैं कि नरेंद्र भाई से कोई काम होगा तो बताइएगा। तो दुरुपयोग किस चीज़ का नहीं होता है? इस हिसाब से तो भारत में कोई कानून, कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम बचेगा ही नहीं। बाकी केंद्र सरकार PIL को खत्म क्यों करना चाहती है ये बताने की जरूरत तो नहीं है।
पीआईएल ही है जिससे लोगों के अधिकारों से संबंधित और तमाम भ्रष्टाचार के मामले बार बार अदालतों में उछलते हैं, उन पर चर्चा होती है और गलत करने वाले बदनाम होते हैं। हालांकि कुछ मिसयूज जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि पूरी व्यवस्था को बंद करने की बात की जाए। यह सोचना भी भारतीय लोकतंत्र के प्रति पाप है। बाकी ये सरकार हर उस चीज से परेशान है, हर उस चीज को बंद कर देना चाहती है जिसके माध्यम से ये सवालों के घेरे में आते हैं। वैसे एक महत्वपूर्ण मामला यह भी है कि आखिर केंद्र की सरकार पीआईएल से डर काहे रही है? डरने की जरूरत क्या है? पिछले 12 साल में किसी पीआईएल पर आपके खिलाफ कितने आदेश आए अदालतों से? नोटबंदी के खिलाफ पीआईएल हुई थी, आपको क्लीन चिट मिली ना। अब तो मुहर लेके घूमते हैं ना कि अदालत ने मुहर मार दिया है, हम सही है। पीएम केयर फंड के खिलाफ पीआईएल गई, आप बचे हुए हैं कि नहीं? इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ भी पीआईएल हुई, भले ही उसको रोक दिया गया, लेकिन जो घपलेबाजियां हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उसी अदालत ने आपको बचाया ना कि कार्रवाई की जरूरत नहीं है। उल्टे पीआईएल तो आपके लिए एक बढ़िया साधन बन गया है, ब्रह्मास्त्र बन गया है। जिस भी मामले पर विवाद हो उसके बारे में अपने ही आदमी से पीआईएल डलवा दो, फिर हलवा पूड़ी काम कर जाता है, आपके पक्ष में बातें आ जाती हैं और आप घूम घूम कर कहते हैं कि देखो अब तो अदालत ने भी मुहर लगा दिया है, हम ठीक हैं। तात्कालिक उदाहरण सेठ अंबानी के बेटे का ही देख लीजिए, वनतारा वाला केस याद करिए। कैसे एक पीआईएल के माध्यम से बात अदालत पहुंचती है। शुरुआत में कुछ लोग चौंक गए कि बाप रे बाप, ये क्या हो गया, बड़का सेठ के लड़के के खिलाफ अदालत में मामला चला गया। मगर 3 हफ्ते के भीतर पता चला कि कहानी कुछ और है। अदालत ने सारी बाधाओं को दूर करते हुए परमानेंट शील्ड दे दिया सेठ के बेटे को। तो सवाल यह बनता है कि पीआईएल की वजह से अमृतकाल की सरकार को कोई डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब अदालतें पूरी तरह से लगभग हर मामले में आपके साथ खड़ी नजर आए, आपकी बाधाओं को दूर कर रही हो, वहां आपको लाभ मिल रहा हो, तो फिर पीआईएल से डर क्या? अरे एसआईआर को ही ले लीजिए, लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट की एसआईआर पर रोक लगाइए, ये अवैध हो रहा है। उल्टे सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाएगा, उसने अपने लोगों को एसआईआर में लगा दिया कि जाओ भैया जज साहब लोग बहुत कुर्सी तोड़ लिए, जाए एसआईआर कराओ। अरे भाई, जब गोगोई साहब भाजपा के सहारे राज्यसभा जाइए रहे हैं, गंगोपाध्याय जजशिप छोड़कर संसद पहुंचने के लिए लार टपकाइए रहे हैं, जब दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता आरएसएस के सेमिनार में हिस्सा ले ही रही हैं, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यादव खुलेआम मुसलमानों को गरियाइए रहे हैं, और देश भर के तमाम जज, सबको नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारे जज जब आपकी विचारधारा का खुलकर समर्थन कर ही रहे हैं, तो फिर पीआईएल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब आग लगाने के कार्यक्रम भी इसी माध्यम से होने लग गए हैं, आप मणिपुर को याद करिए, जो फैसला सरकार को लेना चाहिए था वो एक अदालत ने दे दिया और आग लगे 4 साल हो गए, आज तक मणिपुर चल रहा है। मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को याद करिए जिस पर हमने विस्तृत चर्चा किया था, जो हिंदुत्ववादी नफरती संगठनों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला फैसला था, तमिलनाडु में आग लगाने की व्यवस्था थी। तो फिर पीआईएल से डरने की जरूरत क्या है? पीआईएल तो आपका साधन संसाधन ब्रह्मास्त्र बन चुका है। जो काम खुद नहीं कर सकते, खुद करने पर विवाद होगा, उसको अदालतों के माध्यम से ठहलवा दो। और इसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण मैं दे सकता हूं, वो भी पूरे रिकॉर्ड के साथ। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, खासकर वकील साहब लोग, इस मामले में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह पहुंचा दीजिए, सोशल मीडिया पर चौतरफा फैला दीजिए। बात करने से ही बात बनती है, बाकी हमारा क्या है, फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे।